हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश ब्रह्मे आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो मेरे भाई, जैसे कि आप लोग ने देखा था कि मैं इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ा रहा था। इनइक्वालिटी टॉपिक में 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। कितने लेक्चर? 3 लेक्चर। अब 3 लेक्चर के बाद ये चौथा लेक्चर रहेगा। तीसरा लेक्चर याद करो, जो हमारा थर्ड लेक्चर चल रहा था उसमें मैं पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर रहा था। बेसिक में क्या बता रहा था बेटा? मैं बेसिक में ये बता रहा था कि आइदर और केस कैसे होते हैं, नाइदर नॉर केस कैसे होते हैं, और उसके बाद आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था क्या बोलते हैं उसको, नॉट इक्वल टू केस कैसा होता है करके। ठीक है, नॉट इक्वल टू मैं एक बार रिपीट भी कर रहा हूँ, नॉट इक्वल टू। और उसके बाद हम लोग सामने बढ़ेंगे किसमें, कि ये जो मतलब पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया, आइदर और से लेके नाइदर नॉर से, ट्रैवलिंग कैसा होता है, ओपन गेट क्लोज गेट कैसे होते हैं, साइन कंपैरिजन कैसा होता है, आंसर कैसे निकालना पड़ता है। क्लियर है? इतना करने के बाद आपको हर क्वेश्चन आएगा, बट सर क्वेश्चन की भी तो प्रैक्टिस लो। तो मतलब मैं बिल्कुल आरआरबी क्लर्क लेवल से लेकर एसबीआई पीओ के मेंस तक सामने बढ़ रहा हूं बेटा। क्लियर? चलो, थोड़ा सा मैं नॉट इक्वल टू के बारे में बताता हूँ कि नॉट इक्वल टू क्या होता है। ओके, चल थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का पेज लगेगा ताकि मैं आपको बता सकूं। देखो इधर, ये नॉट इक्वल टू केस क्या है बेटा? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब मुझे एक बात बताओ, ये नॉट इक्वल टू बताने से पहले मैं कुछ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने, जब मैंने स्टार्टिंग में साइन एक्सप्लेन किया था आपको कि सर ये ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, ठीक है, लेस देन का मतलब छोटा। ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा भी है और बराबर भी है, और लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा बेटा? छोटा है और बराबर है, यानी कि छोटा भी है और बराबर भी है। क्लियर है यहाँ तक? सर इसके बाद और कौन से साइन होते हैं? तो बेटा ये हमारा ये तो इक्वल टू अलग साइन है, मतलब इक्वल टू भी है उसमें। अब इससे मिलाकर क्या बन सकता है? और हम इसको अगर निगेटिव में बोले कि नॉट इक्वल टू, जैसे हमको कोई चीज़ ग्रेटर नहीं है बोलना है, हमको लेस नहीं है बोलना, तब हम कैसे बोल सकते हैं? तो सर इसी से साइन बनता है कि अगर मैंने ऐसा बोला कि कोई चीज़ ग्रेटर देन नहीं है, कोई चीज़ ग्रेटर देन नहीं है, मतलब क्या होगी? उसका मतलब हो जाएगा सर कि वो लेस देन इक्वल टू होगी। यहाँ तक बात समझ में आई कि अगर कोई चीज़ ग्रेटर देन नहीं है मतलब क्या चीज़ है बेटा? मतलब वो लेस देन इक्वल टू है। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ, अगर कोई चीज़ लेस देन नहीं है, मतलब अगर सर कोई चीज़ लेस देन नहीं है, अगर लेस देन नहीं है तो क्या है फिर? तो सर बड़ा मतलब ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगी करके। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब सर कोई चीज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, मतलब सर ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो सर वो ये बोलना चाह रहा है कि कोई चीज ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। ग्रेटर भी नहीं है मतलब बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, मतलब क्या है? तो मतलब है सर वो लेस देन है करके। अरे भाई इक्वल टू तो है नहीं, ग्रेटर भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या है बेटा? वो कि वो चीज क्या है? छोटी है। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ओके। फिर नेक्स्ट, अच्छा इसको मैं ए और बी लगा के भी दिखा दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला ए बी से बड़ा है, यहाँ पे मैंने बोला ए बी से छोटा है, यहाँ पे मैंने बोला कि ए बड़ा भी है और बराबर भी है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ए बड़ा भी है और बराबर भी है, किससे बेटा? बी से। यहाँ पे मैंने बोला कि ए जो है वो छोटा है या तो बराबर है, किससे बेटा? बी से। मतलब मैं एलिमेंट लगा के दिखा दे रहा हूँ, अल्फ़ाबेट लगा के दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद ए जो है वो बी के बराबर है, यानी कि ये 5 रिलेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। देखो ये पहला रिलेशन, ये पहला, ये सेकंड रिलेशन, ये थर्ड रिलेशन, ये फोर्थ रिलेशन और ये फिफ्थ रिलेशन। समझ में आया क्या बात? ये जो मैंने फिफ्थ बताया, ये फिफ्थ रिलेशन कि सर पहला जो है वो ए बी से बड़ा है, दूसरा जो है ए बी से छोटा है, ये छोटा हो गया, ए बी के बराबर भी है और बी से इक्वल भी है। चौथा रिलेशन है ए से, मतलब ए जो है वो छोटा है बी से और बराबर भी है बी से। और पांचवा रिलेशन है ए बी के बराबर हाइट का है। क्लियर है? यहाँ बड़ा बड़ी मतलब ए बी से बड़ी हाइट का, यहाँ पे सेकंड नंबर पे ए छोटा है बी से, थर्ड नंबर पे ए बड़ा भी है बराबर भी है बी से, चौथे नंबर पे ए छोटा छोटा है और बराबर भी है बी से, और पांचवें नंबर में ए और बी की हाइट इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दुविधा है क्या? इतना बताओ पहले मुझे, यहाँ तक किसी को कोई दुविधा है? नहीं ना? ओके। अब बेटा उसने क्या बोला कि सर ए जो है वो मतलब बड़ा है बी से, तो अगर मान लो नहीं है बोलना है मुझे, मतलब निगेटिव बोलना है कि ए बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि ए जो है वो बी से बड़ा भी नहीं है
जैसे मैंने यहाँ दिया ना, ए जो है वो बी से बड़ा भी नहीं है और मतलब बड़ा नहीं है, ये बोलना है मुझे कि बड़ा नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि फिर अगर बड़ा नहीं है तो सर वो क्या हो जाएगा कि छोटा हो सकता है, वो छोटा हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, वो बराबर हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में है आपके? आपसे बात कर रहा हूँ क्लास में। ओके सर, फिर यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे क्या बोल दिया, जैसे मैंने ये लिया पहला, ये सेकंड और ये लिया मैंने थर्ड, ये लिया मैंने थर्ड। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है मतलब क्या है, ए छोटा है और बराबर है, यानी कि ए जो है सर ये बी से छोटा है और बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आई? उसके बाद देखो बेटा, ये बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि मैं छोटा नहीं हूँ, यानी कि ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, मतलब ए छोटा नहीं है। इसका मतलब ही क्या होगा, अगर ए छोटा नहीं है तो क्या होगा, ए छोटा नहीं है बी से, इसका मतलब है कि ए बड़ा होगा और बराबर होगा। तो सर सिंपल सी बात है कि ए जो है ये बड़ा होगा और बराबर होगा किससे बेटा, बी से। क्लियर है? ओके। और ये रिवाइज करा रहा हूँ क्लास, ये मैंने पार्ट नंबर 1 में पहले से बता चुका हूँ, ठीक है? ओके। यहाँ देखो थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर कि जो ये ए है ये बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है बी से। ए जो है ये बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है बी से, मतलब क्या होगा फिर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर बराबर बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं तो क्या है, मतलब सर सिर्फ क्या है, छोटा है। मतलब ए जो है वो बी से क्या है बेटा, छोटा है। क्लियर हुआ? ए जो है वो बी से क्या है बेटा, छोटा हुआ। ए जो है वो बी से क्या हुआ, छोटा हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ओके। मतलब ये रिलेशन है। तो भाई अगर मैं ये नॉट इक्वल टू बोलना चाहता हूँ, अब मैं इक्वल टू के, सिर्फ इक्वल टू के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे चौथा रिलेशन लिखा कि ए जो है, मैंने यहाँ लिखा बेटा कि ए जो है, यहाँ लिखा मैंने ए जो है वो बी के बराबर है, ए जो है वो बी के बराबर है, पर मुझे बोलना है कि ए बी के बराबर का हाइट का नहीं है। मतलब सर ए बी के बराबर का हाइट का नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं है, मतलब मुझे ऐसे डंडी दे देना पड़ेगा कि ए बी के इक्वल में नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर इक्वल नहीं है मतलब क्या है रे क्लास, अगर इक्वल नहीं है मतलब क्या है कि सर इक्वल नहीं है मतलब ए हो सकता है बी से बड़ा। जैसे हमारे पास हमेशा 3 साइन होते हैं, कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अगर बोला कि ए बी के बराबर नहीं है मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे कि ए जो है वो बी के या तो ए बी से बड़ा होगा या तो ए बी से छोटा होगा। क्लियर? बात समझ में आई? इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी के बराबर नहीं है मतलब ए बी से बड़ा हो सकता है या तो ए बी से छोटा हो सकता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो ये चीज़ है बेटा, ये वाली चीज़। अब मैं ये चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? इसके एग्जाम्पल लेता हूँ और ये आइदर और में कैसे इंप्लीमेंट होता है, नाइदर नॉर में कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये आपको बताता हूँ, ठीक है? चलिए, नॉट इक्वल टू केस हमको पढ़ना है, अच्छे से समझना। अब मैंने बोला सर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूँ, देखो इधर, हाँ जी। अब आ जाओ यहाँ पे कि ओके, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि सर ए बी के बराबर नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ। एक नेक्स्ट पेज लूँगा। अच्छा सर, एक नेक्स्ट पेज लेने से अच्छा है, अच्छा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? नॉट इक्वल टू केस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये थोड़ा देर के लिए अभी भूल जाओ, है ना? ये थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाओ। अब मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा अपने मर्जी से, जैसे मैंने लिखा ए नॉट इक्वल टू बी, फिर से मैंने लिखा बी नॉट इक्वल टू सी, फिर से मैंने लिखा सी नॉट इक्वल टू डी, सी नॉट इक्वल टू डी। तो याद रखो बेटा, यहाँ पे 2 रिलेशन होंगे। कैसा? अगर मैं ए और बी के बीच में बोलना चाहूँ, अगर मैं ए और बी के बीच में बोलना चाहूँ तो बात अलग होगी, और मैं ए और सी के बीच में बोलना चाहूँ तो बात अलग होगी। अब ये दोनों चीज़ में मैं आइदर और करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले बताओ मुझे, ए और बी अगर इक्वल नहीं है मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखूँ कि ए और बी इक्वल नहीं है मतलब क्या निकल सकता है यहाँ कि ए जो है वो या तो बी से बड़ा हो सकता है। क्लियर है? ए जो है वो या तो बी से बड़ा हो सकता है, या क्या होगा बेटा कि जो सेकंड नंबर में कंक्लूजन निकलेगा सर, सेकंड नंबर में कंक्लूजन ये निकल सकता है सर कि ए जो है वो बी से
छोटा होगा। मतलब इसका मतलब ही यही है कि a नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा कि a जो है वो या तो b से बड़ा हो सकता है या तो a b से छोटा हो सकता है। यहां तक बात समझ में आई कि आपके यहां तक क्लियर है कि अगर a b के बराबर नहीं है मतलब क्या है, a b से बड़ा हो सकता है या तो a b से छोटा हो सकता है। ये दोनों चीज इससे मतलब इसका मीनिंग ये दोनों चीज है, इसका मीनिंग ये दोनों चीज है। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, तो ये मीनिंग भी समझ में आ गया। तो बेटा ये कंक्लूजन में मैंने वही तो दिया है कि सर अगर आप बोल रहे हैं कि ए बी के बराबर नहीं है तो ए बी से बड़ा हो सकता है और ए बी से छोटा हो सकता है। इसका मतलब सर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, मतलब ये हम कंफर्म नहीं है कि बड़ा होगा या छोटा होगा। इसका मतलब ये इंडिविजुअली क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ये ए बी से छोटा हो सकता है पॉसिबल में हो सकता है, मतलब ये इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? मतलब 100% ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल में ट्रू हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल में ट्रू हो सकता है कि ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है, इसलिए इंडिविजुअल में दोनों गलत हो जाएंगे। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये दोनों चीज होना चाहिए, ए बी से बराबर नहीं है मतलब ये दोनों चीज होना चाहिए, या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। तो सर अगर बड़ा होगा तो फिर छोटा कैसे होगा? इसलिए बेटा अगर ये बड़ा होगा तो छोटा नहीं हो सकता, पर यहाँ तो दोनों दिए हैं, तो इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत। क्लियर? अब क्या इसमें आइदर और लगेगा क्या? ऑफ कोर्स आइदर और लगेगा। क्यों आइदर और लगेगा? क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ देखो अभी यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। क्लियर है? यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। मतलब सर ये तो बात हो गई कि एलिमेंट सेम है। याद करो आइदर और के रूल, याद करो कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। है सर, एलिमेंट सेम है। दूसरा दूसरा देखो यहाँ पे कि एलिमेंट सेम होने के बाद में दो, अब यहाँ पे एलिमेंट सेम होने के बाद में ए और बी के बीच यहाँ नॉट इक्वल टू का मतलब हो जाएगा कि या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वल को तो आपने पहले काट दिया, मतलब ये या तो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर है? या तो ये होगा या तो ये होगा। एक ही समय में दोनों बात ट्रू नहीं हो सकती, पर आपने एक ही समय में दोनों बात लिखा है इसलिए इंडिविजुअली तो गलत हो जाएगा। पर अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ ना, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो यही रिजल्ट आएगा कि ए नॉट इक्वल टू बी। ए नॉट इक्वल टू का बी का मतलब होता है या तो ग्रेटर होता है या तो लेस हो सकता है। क्लियर है? यहां तक समझा आपको? ओके। तो सर इसका मतलब है कि ये दोनों अगर अगर ये रिजल्ट होता है बेटा तो ये रिजल्ट कौन सा हो जाएगा, आइदर और, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ये आइदर और है करके। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अरे 100% समझ में आना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहां तक। ठीक है? ओके चलो, मतलब ये ए और बी के बीच में अगर ऐसा जोड़ी आ गई तो ये तो हमारा 100% आइदर और होगा। ये तो 100% क्या होगा बेटा, हमारा आइदर और होगा। बट सर आप ए और सी के बीच में बताइए ना कि ए और बी के बीच में भी नॉट इक्वल टू है और बी और सी के बीच में भी नॉट इक्वल टू, तब क्या आइदर और होगा क्या? अगर हमने ए और सी के बीच में रिलेशन पूछ लिया तब आइदर और होगा क्या? अभी बताता हूं सर मैं, देखो ये समझ में आया? चलो इसको पहले नोट कर लो आप लोग। ओके, अब अगर ये समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे आपको ए और सी के बीच में ही बता रहा हूँ। देखो ए और सी के बीच में बता रहा हूँ बेटा, ए और सी के बीच का भी रिलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। अब मुझे बताओ कि सर अगर आपने ए और सी का रिलेशन बोला, जैसे यहाँ पे मैं 3rd नंबर का कंक्लूजन बोल देता हूँ और मैं 4th नंबर का कंक्लूजन बोल देता हूँ। जैसे कि सर पहला कंक्लूजन लिखा मैंने ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ग्रेटर लिख दिया और ए और सी के बीच में स्मॉल लिख दिया। तो सर ये भी तो आइदर और होना चाहिए ना? नहीं सर, ये आइदर और नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि ए और सी के बीच में देखो, ए और बी के बीच में सिर्फ हमको नॉट इक्वल टू का रिलेशन, मतलब ए या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। बट बेटा यहाँ बी और सी के बीच ए और सी तक जाना है तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू आ गया। और जब दो बार नॉट इक्वल टू आ जाएंगे ना तो उसमें कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकता कोई रिलेशन। क्यों? क्योंकि देखो ए और बी के बीच में जब गए हम तो ये दो साइन आ गए, ए और बी के बीच में ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया। और बी और सी के बीच, बी और सी के बीच फिर से नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है कि ग्रेटर भी हो गया और लेस भी हो गया सी तक। तो मेरे लाल मुझे एक बात तो बताओ जरा, मतलब सर रिलेशन तो ए से लेके सी तक ऐसा निकल रहा है, ए से लेके सी तक जाने में, ए से लेके सी तक जाने में ऐसा रिलेशन निकल रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा कि सर जब भी
ध्यान देना, जब भी ए और सी के बीच, जब भी ए और सी के बीच, यहाँ देखो यहाँ बड़ा साइन भी आ गया और यहाँ पे देखो छोटा साइन भी आ गया बेटा, यहाँ बड़ा साइन भी आ गया, यहाँ छोटा साइन आ गया, फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से बड़ा साइन आ गया, यहाँ पे छोटा साइन आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में ही डायरेक्टली अपोजिट साइन प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में। यहाँ पे भी तो सर अपोजिट थे, ए और बी के बीच में भी तो यहाँ पे अपोजिट थे, बट ये दो ही साइन आ सकते थे, मतलब अगर ए बी के बराबर नहीं है, मतलब या तो ग्रेटर हो सकता है या तो लेस हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसलिए इसको आइदर और कहा हमने। बट अब यहाँ समझना, इसमें कितने रिलेशन निकल सकते हैं मुझे बताओ, इसमें कितने रिलेशन निकल सकते हैं सर? जैसे ही आपने बोला कि ए और सी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, तो इसमें अब 3 रिलेशन निकल सकते हैं। कितने? 3। या तो ए और सी के बीच ए सी से बड़ा हो सकता है, पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा? ए सी से बड़ा हो सकता है। दूसरा, या तो बराबर हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, मतलब यहाँ पे 3 साइन होना चाहिए तभी ये आइदर और होगा। ए और सी के बीच में कितने साइन होना चाहिए बेटा? ए और सी के बीच में 3 साइन अगर होंगे, ए और सी के बीच में अगर 3 साइन होंगे तो ही आइदर और होगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में सिर्फ 2 साइन भी रहे तो भी आइदर और, परंतु अगर ए और सी के बीच में हमको कंपैरिजन करना है, ए और सी के बीच में हमको अगर कंपैरिजन करना है तो मुझे 3 साइन प्रेजेंट चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ए और डी के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो कितने साइन लगेंगे आइदर और के लिए? ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो कितने साइन लगेंगे बेटा? 3 साइन लगेंगे। कितने साइन? 3 साइन। क्लियर है आपको? मेरी बात समझ में आई? ए और डी के बीच में अगर कंपैरिजन करना है आपको, तो ये तो सारे नॉट इक्वल टू है, और ए और डी के बीच में ए और डी का कंक्लूजन लिखा हुआ है, और उसमें अगर 3 साइन है ए और डी के बीच में तो 100% वो क्या होगा बेटा? आइदर और होगा। पर अगर ए और डी के बीच में सिर्फ 2 साइन दिए हैं, तो जैसे ग्रेटर देन दे दिया या तो लेस देन दे दिया, तो वो आइदर और नहीं होगा, वो नाइदर नॉर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों भी 100% ट्रू नहीं हो पाएंगे। मतलब सर अब आप ये आपने हमको समझा तो दिया, तो ये क्या क्या चीज होगा एक बार बता दो, जैसे कि बता रहा हूं। जैसे कि अब ये समझ में आया कि ए और सी के बीच में आइदर और क्यों होता है, क्योंकि ए और सी में यहाँ पे ग्रेटर देन तो यहाँ लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन तो यहाँ लेस देन, मतलब ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, पर ए और बी के बीच में हम एग्जैक्टली रिलेशन बता सकते थे कि ए और बी अगर इक्वल टू नहीं है, मतलब या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, सिर्फ इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ए और बी के बीच में अगर 2 साइन भी रहे, अगर 2 साइन भी रहे तो बेटा ये आइदर और 100% होगा। परंतु अगर ए और सी की बात करूंगा तो ए और सी में सर ये दोनों अपोजिट साइन आ गए, ए और सी के बीच में यहाँ ग्रेटर देन तो यहाँ लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन तो यहाँ लेस देन, इसका मतलब है ए और सी के बीच आइदर और 100%, मतलब इसके बीच आइदर और होगा कब? जब 3 साइन प्रेजेंट रहेंगे। या तो ए सी से बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब इनके बीच हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते तो हमको पॉसिबल में रिलेशन बोलना पड़ेगा। या तो ए सी से बड़ा होगा, या तो ए सी से छोटा हो सकता है, या तो ए सी के बराबर हो सकता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसलिए इनके बीच में 3 साइन होना जरूरी है अगर ये ए और सी के बीच में बात करे तो। अच्छा, ए और डी के बीच में बात करें तो बेटा, तो सर ए और डी के बीच में भी 3 साइन होना जरूरी है। मतलब कि अगर मेरे को कंक्लूजन आपने चौथा पूछ दिया और मुझे कंक्लूजन आपने अगर 5वां पूछ दिया, तो मैं क्या बोलूँगा कि ए और डी के बीच में अगर ग्रेटर देन दिखाया तो ए लेस देन इक्वल टू डी दिखा दीजिए, ये 100% यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आइदर हो जाएगा। ये किसके बारे में? इसके बारे में। इधर अभी ये वाला हम पढ़ने के, ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इक्वल टू किसके बारे में। क्लियर है? ओके, हाँ सर समझ में आ गया। इसका मतलब ये दोनों जोड़ी क्या होगी? ये भी इंडिविजुअली फॉल्स होगी, ये भी इंडिविजुअली फॉल्स होगी, और एलिमेंट सेम है और तीनों साइन अगर प्रेजेंट है और नॉट इक्वल टू का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा हमारा? सर ये 100% बेटा क्या होगा? आइदर और होगा। बात समझ में आई? आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके, चलिए। तो मैंने यहाँ पे ए और बी के बीच में भी बताया आइदर और कैसे होगा, ए और सी के बीच में भी बताया कि सर ए और सी के बीच में अगर आइदर और करना है, नॉट इक्वल टू का केस है स्टेटमेंट में, तो ए और सी के बीच में कितने सिंबल, कितने साइन होना जरूरी है? 3 साइन होना जरूरी है। क्लियर है बेटा? ओके, और 3 साइन होना जरूरी। और सर ए और डी के बीच में भी, तो ए और डी के बीच में भी अगर आइदर करना है तो बेटा कितने साइन होना जरूरी है? सर 3 साइन होना जरूरी है, तभी आइदर और हो सकता है। क्लियर? अरे हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट।
अब ये नॉट इक्वल टू केस भी बता दिया मैंने, आइदर और पहले ही पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दिया था, पार्ट 3 में एक्सप्लेन कर दिया था, नाइदर नॉर भी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन में, अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चन में, ठीक है, आ जाओ। ये नॉट इक्वल टू किसके मतलब पूरा मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। पार्ट 1 से देखो मैंने क्या क्या सिखाया आपको, कि सर मैंने पार्ट 1 से आपको सिखाया, पार्ट 1 में मैंने सिखाया पहले ट्रैवलिंग करना। मैंने क्या सिखाया था पार्ट 1 में, मैंने पार्ट 1 में आपको ट्रैवलिंग सिखाया था। पार्ट 2 में मैंने क्या सिखाया आपको, साइन कंपैरिजन सिखा दिया मैंने सर। क्या सिखा दिया बेटा, साइन कंपैरिजन सिखा दिया मैंने, साइन कंपैरिजन सिखा दिया था मैंने। उसके बाद थर्ड में मैंने क्या सिखाया आपको, थर्ड में मैंने फाइनल आंसर निकालना सिखाया, ट्रैवलिंग साइन कंपेयर। और फिर मैंने इसमें आपको सिखाया जंपिंग स्टेटमेंट। क्या सिखाया बेटा मैंने, जंपिंग स्टेटमेंट सिखाया आपको मैंने, जंपिंग स्टेटमेंट। क्लियर, जंपिंग स्टेटमेंट सिखाया। उसके बाद ये जंपिंग स्टेटमेंट हो गया, और मैंने 4th नंबर में फिर आपको फाइनल आंसर निकालना भी सिखा दिया है, फाइनल आंसर निकालना भी सिखा दिया, आंसर फाइनल आंसर निकालना भी मैंने आपको बताया है। बट मुझे एक बात बताओ, क्या हमको ये चारों स्टेप करने की ज़रूरत है? हाँ सर, ये चारों स्टेप हमको बेसिक सीखते समय बहुत ज़रूरी है। बट जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग ओपन गेट क्लोज गेट मेथड से बनाते हैं। हम लोग किस मेथड से बनाते हैं बेटा, हम लोग सर ओपन गेट, हम लोग ओपन गेट और एंड क्लोज गेट, इस मेथड से हम लोग आंसर बनाते हैं, इस मेथड से हम लोग आंसर बनाते हैं सर। तो ये सारी मेथड मैंने बड़े आराम से आपको सिखाया कि ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, ओपन गेट क्या होता है, क्लोज गेट क्या होता है, फिर उनके बीच में साइन कंपैरिजन कैसे करते हैं। कि सर मान लीजिए ए और सी के बीच में हमको ट्रैवलिंग करना था, और ए और सी के बीच में 500 साइन लगे हुए हैं। मैंने साइन कंपैरिजन करना सिखाया कि सिंगल साइन अगर एक भी मौजूद है तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, और अगर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी सिंगल साइन की है तो वही आंसर बनेगा। अगर सिंगल साइन मौजूद नहीं है तो डबल साइन अगर प्रेजेंट है, मतलब सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है डबल साइन की, तब वो जा सिंगल साइन प्रेजेंट नहीं है तो डबल साइन आंसर बनेगा। और अगर सिंगल साइन भी प्रेजेंट नहीं है और डबल साइन भी प्रेजेंट नहीं है, तब जाके आंसर कौन सा बनता है, इक्वल टू आंसर बनता है। क्यों, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी इक्वल टू की होती है। क्लियर है, ओके। और इक्वल टू के लिए मैंने शॉर्टकट भी बता दिया था कि डायरेक्ट इक्वल टू वाला अगर कुछ भी पूछ ले तो उससे कैसे बिल्कुल देखते बराबर आंसर कैसे करते हैं करके। क्लियर, ओके। अब आ जाओ, ये हो गया मेरे भाई। सर ये तो आपने पढ़ा दिया है, अब आप हमको क्वेश्चन करना बता दें। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन करना। आ जाओ, पहला देखो इधर, चलिए मेरे भाई, अब पहला क्वेश्चन आपको बताना है। बताओ तो जरा क्या होगा इसका आंसर। ये स्टेटमेंट दिया है सर यूनिवर्सल ट्रू, हमेशा स्टेटमेंट जो भी दिया वो हमेशा ट्रू रहेगा। भले यहाँ बोला है कि 9 जो है 2 से छोटा है, 8 जो है 3 से छोटा है, तो भी चलेगा। स्टेटमेंट में बोला है ना, तो हमको वैसे ही मानना पड़ेगा। क्लियर है, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। और उससे फिर जो भी स्टेटमेंट में दिया होगा उससे फिर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो हमको देखना होगा कि कौन सा हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे कंक्लूजन में प्रेजेंट है कि नहीं। क्लियर, चलिए बताइए तो जरा। एस से एच, कहाँ भैया, एस से एच। और हम हमेशा कंक्लूजन में किधर से किधर ट्रैवल करेंगे, जिधर से गेट ओपन होगा उधर से। यानी अगर ये एस यहाँ पे लिखा रहता और ऐसा करके अगर एच यहाँ लिखा रहता, हमने एस से एच गए रहते। हम किधर से किधर गए रहते बेटा, हम सर एस से एच गए रहते, हम एस से एच जाते। क्लियर है, परंतु यहाँ एस इधर दे दिया और एच इधर दे दिया, कोई बात नहीं। एस की तरफ से अगर गेट ओपन है तो हम एस के तरफ से ट्रैवलिंग करेंगे। जैसे अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो इधर अभी, और हम ये किस कंसेप्ट के तहत पढ़ रहे हैं बेटा, ये ओपन गेट और क्लोज गेट कंसेप्ट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है ना, क्योंकि हमारा आंसर फास्ट निकलता है इस मेथड से। कोई सीधा ट्रैवल करके फिर उसका उल्टा कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कंक्लूजन में, अगर देखो इधर ध्यान देना, अगर कंक्लूजन में सर, अगर कंक्लूजन में ऐसा लिखा हुआ है कि ए से ऐसा बी लिखा हुआ है, और इसी को, और अगर इसी को ऐसा दे दे कि इस ए को यहाँ दे दे, इस ए को यहाँ दे दे और इस बी को यहाँ दे दे, तब मुझे बताओ
इसको और इसको अगर मुझे सेम रखना है, ये वाला और ये वाला अगर कंक्लूजन को मुझे सेम रखना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे गेट किसके तरफ से ओपन था सर, ए के तरफ से ओपन था, तो मैं यहाँ पे भी ए के तरफ से गेट ओपन कर दूंगा। मैं यहाँ पे किसके तरफ से गेट ओपन कर दूंगा बेटा, ए के तरफ से गेट ओपन कर दूंगा। और मैंने अगर ए के तरफ से गेट ओपन किया, इसका मतलब मैं ए से बी यहाँ पे बड़े आराम से आ सकता हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए के तरफ से बी गेट ओपन है, ये वाला गेट ओपन है, तो मैं ए के तरफ से बी बड़े आराम से जा सकता हूँ। इसका मतलब फिर से इसको ए कर दूंगा मैं यहाँ पे, और इस बी को मैं यहाँ पे बी कर दूंगा, और ए के तरफ से गेट ओपन था, मैं ए के तरफ से गेट ओपन दिखा दूंगा। इसका मतलब है सर कि अगर आपने ए से बी, तो देखो ये वाला ये दोनों सेम ही है, और ये वाला ये तीनों बेटा सेम ही है। मतलब ये तीनों क्या है दादा, ये तीनों इक्वल ही है। ये तीनों क्या है बेटा, ये इक्वल है। चाहे ए से बी, ए के तरफ से फेस खुला है, ए के तरफ से बी की तरफ जाना है, ए के तरफ से फेस खुला है, और ए के तरफ से बी की तरफ आना है, ए के तरफ से फेस खुला है। इसका मतलब ये तीनों एक ही केस है, ये तीनों सेम ही है। क्लियर है, बात समझ में आई क्या आपके? ठीक है, चलो नेक्स्ट। मतलब ये इस चीज का भी हमको, इस लॉजिकली चीज का भी हमको पता होना चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है और ग्रेटर देन है, फिर कैसे इक्वल होगा सर? ये मेरे भाई गेट किधर से ओपन है ये देखना है आपको। ए की तरफ से फेस ओपन है, ए की तरफ से फेस ओपन है, ए की तरफ से फेस ओपन है, मतलब ये तीनों एक ही चीज है। क्लियर है, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट। अब हमको सर क्वेश्चन बता दीजिए, देखो इधर। ओके मेरे भाई, पहला बोलता है कि एस से एच जाना है। कहाँ जाना है बेटा आपको? एस से मुझे एच जाना है। जाके देखो बरा, जा सकते हो क्या? एस कहाँ है बेटा? एस ये है सर एस, और एच कहाँ है सर? एच सर ये रहा एच। तो हाँ सर, बड़े आराम से एस के तरफ से इक्वल टू है, तो इक्वल टू कभी किसी को रोकता नहीं है। अगर जैसे मैंने ये बोला कि ए इक्वल टू बी लिख दिया, बी इक्वल टू सी लिख दिया, तो मैं बड़े आराम से ए से बी भी जा सकता हूँ, बी से मैं सी भी आ सकता हूँ, सी से मैं बी भी आ सकता हूँ, और बी से मैं ए भी आ सकता हूँ। कोई किसी को रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वल टू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? यहाँ पे इक्वल टू की बात हो रही है, इसलिए। और इक्वल टू कभी किसी को आने जाने से नहीं रोकता। क्लियर? तो यहाँ पे सर देखो ना, इक्वल टू भी है ना सर। एस से जब मैं निकला, तो मैं एस से पहले आई के घर में आ गया इक्वल टू की वजह से। फिर आई से मैं निकला, तो मैं बड़े आराम से एच के घर में आ गया, और मैं एस से एच पहुंच गया बेटा। क्लियर? ऐसा एस था इक्वल टू आई था। मैं इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और आपको वैसे भी कंसेप्ट समझ गया, क्योंकि आपने 3 लेक्चर देख लिए बेटा, 3 लेक्चर। ठीक है, ओके। एस से आई, आई से एच, तो सर बड़ा आसान है सर ये। एस से आई चले जाऊंगा मैं, और आई से मैं एच चल जाऊंगा। इसका मतलब है मैं एस से एच बड़े आराम से आ सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या बनेगा सर? इसका आंसर ये बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा कि ऐसा एस से मैं एच बड़े आराम से जा सकता हूं। मतलब कंक्लूजन में अगर ऐसा कहीं दिख जाए आपको, कंक्लूजन में अगर आपको ऐसा दिख जाए कि एस से एच जाना है, तो एस से एच में बड़े आराम से आ सकता हूं। तो ये तो है ना। बट सर यहाँ तो देखो, हाँ हाँ डबल साइन है ना, यहाँ पे कौन सा साइन है बेटा? डबल साइन है। तो डबल साइन है, अब मुझे बताओ, इक्वल टू है और क्या है इसे, लेस देन इक्वल टू है, तो बेटा इन दोनों में जीत किसकी होगी सर? इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है सर? ये इक्वल टू की तो थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, तो ये लेस देन इक्वल टू की कितनी प्रायोरिटी रहेगी सर? इसकी तो सेकंड रहती है। इसका मतलब थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी और सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी में अगर झगड़ा होगा, तो बेटा जीतेगा कौन? जीतेगा सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब इसमें आंसर क्या बनेगा? सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आंसर बनेगा। इसमें आंसर कौन सा बनेगा दादा? इसमें सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आंसर बनेगा। क्लियर है बात? बात समझ में आई? ठीक है, ओके सर। इस और यहाँ पे अगर आंसर बना, तो यही आंसर देखो कंक्लूजन में प्रेजेंट है, एस डबल साइन या सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी और एच। इसका मतलब ये तो 100% ट्रू है। ये क्या है बेटा? ये तो सर 100% ट्रू है। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब मुझे बी से जी जाना है। अब मुझे कहाँ से जाना है बेटा? बी से जी जाना है। तो सर ये रहा बी, ये रहा सर बी, और ये रहा जी। देखो इधर, मुझे जाना है बी से जी। सर अब आप जी से बी क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे बेटा गेट किधर से ओपन है? ये बी से जी गेट, बी के तरफ से जी गेट ओपन है। ये गेट का फेस, इसका मुंह किधर खुला हुआ है? बी के तरफ से खुला हुआ है, इसलिए मैं बी से जी जाऊंगा। हाँ, भले ही ये ऐसा लिखा रहता,
ये कुछ ऐसा लिखा रहता कि बी इधर रहता और बी के तरफ से गेट ओपन रहता और जी इधर कर देता, तो बेटा मैं बी के तरफ से जी चले जाता। कोई बात नहीं सर, सेम ही बात है क्योंकि बी की तरफ से गेट ओपन कर दिया मैंने। क्लियर है? ओके ठीक है सर। अब आपको जाना है बी से जी, तो बेटा बी से अगर मुझे जी जाना है तो बताओ कैसे जाऊंगा मैं। ये रहा बेटा मेरा बी जहां से मुझे निकलना है, चलना शुरू करना है, और मेरा जी कहाँ है, तो सर जी देखो यहाँ पे है, यहाँ है सर जी। क्लियर है? तो बेटा मैं बी से जी जाना चाहता हूँ तो पहले बी से एम बड़े आराम से चल जाऊंगा क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। ओके सर। फिर एम से मैं एस आ जाऊंगा, बड़े आराम से आ जाऊंगा सर। फिर एस से मैं आई आ जाऊंगा, बड़े आराम से आ जाऊंगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आई से मैं एच आ जाऊंगा सर, बड़े आराम से, और आई से एच से मैं जी आ जाऊंगा। बहुत ही आराम से मैं ट्रैवल कर पाया। और अगर मैं ट्रैवल कर पाया, इसको मैं मिटाना चाहूंगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे थोड़ा सा। देखो इधर, देखो इधर मैं और उसको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझे। अरे भाई मुझे तो आता ही है, आपको सिखाना है तो आपको समझना चाहिए। क्लियर है? ओके हाँ चलो। बी से जी जाना है तो देखो बेटा ये है बी मेरा, बी से एम आ जाऊंगा, पहले मैं बी से एम आ जाऊंगा। फिर एम से मैं ऐसा ओपन गेट है तो मैं ऐसा जाऊंगा। एस से मैं इक्वल टू आई है तो मैं बड़े आराम से आया जाऊंगा। आई से मैं एच के तक आ जाऊंगा, आई से डबल साइन लेके मैं एस तक आ जाऊंगा, और एच से मैं जी तक आ जाऊंगा, सिंगल साइन लेके मैं जी तक आ जाऊंगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है बी से एम पहुंच गए, एम से एस, एस से आई से एच, एच से जी पहुंच गए। इसका मतलब सिंपल कि सर आप बड़े आराम से बी से लेके जी तक ट्रैवल कर सकते हो। और बेटा अगर आप ट्रैवल कर सकते हो, अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो इसका मतलब यहाँ आंसर निकलेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने साइन आ गए बीच में? सर आने दो ना, 500 आने दो, 1000 आने दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मालूम है कि फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है? सिंगल साइन। अगर या तो ग्रेटर देन मिल जाए या तो लेस देन मिल जाए, सिंगल साइन उसको बोलते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू मिले या लेस देन इक्वल टू मिले, उसकी डबल मतलब सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। और अगर ये दोनों भी नहीं मौजूद है तब जाके इक्वल टू का आंसर बनाना पड़ता है। पर यहाँ तो एक सिंगल साइन मौजूद है मेरे भाई, ये देखो ये जो सिंगल साइन है ना, ये सिंगल साइन तो यहाँ मौजूद है। इसका मतलब एक सिंगल साइन होने की वजह से आंसर क्या आएगा? तो बी से जी में आंसर आएगा सिंगल साइन। बी से जी में क्या आंसर आएगा बेटा? बी से जी में आंसर आएगा सिंगल साइन। क्लियर है? और ये अगर आंसर बनेगा, और अगर मेरे भाई ये अगर आंसर बनेगा, ये आंसर बनेगा तो ये प्रेजेंट है क्या? देखो हाँ सर, बी से जी प्रेजेंट है सिंगल साइन। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं बड़े आराम से ऐसा लिख सकता हूँ। ये मान लो बी मैंने इधर लिखा और ये बी के तरफ से गेट ओपन था तो मैं बी के तरफ से गेट ओपन दिखा दूंगा और इस जी को यहाँ लिख दूंगा। चाहे आप बी से जी ऐसा लिखो, चाहे आप बी से जी ऐसे लिखो, ये और ये दोनों भी क्या है बेटा? एक ही बात है। ये दोनों भी क्या है बेटा? सेम ही बात है, सेम। ये दोनों सेम ही बात है, ये दोनों सेम ही बात है, सेम ही बात है, बात है। क्लियर है? ये सेम ही चीज है। चाहे आप बी से जी इधर दिखाओ, चाहे आप बी से जी इधर दिखाओ। ऐसा नहीं सोचना सर ये तो लेस देन है, ये तो ग्रेटर देन। ना बाबा ना, गेट किधर से ओपन है वो देखो, बी से जी और बी से जी। क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आया क्या? मुझे बताएंगे आप लोग। क्लियर है? पक्का? ओके चलिए, उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको 100% समझा होगा। तो ये दोनों कंक्लूजन आपको 100% समझे, मतलब दोनों ट्रू है। तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो क्या होगा इसका आंसर भाई? तो सर ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है, तो सर ये भी चीज ट्रू है मेरे भाई। ठीक है? क्लियर? दोनों कंक्लूजन ट्रू है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? दोनों है, मतलब इफ बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, तो आप आंसर कौन सा दोगे? ये वाला आंसर दोगे कि सर ये दोनों के दोनों ट्रू है करके। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं आपने 100% ये समझ लिया होगा करके। क्लियर? ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नॉट इक्वल टू का केस। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा। मैं इनको मिटाता हूं सबको पहले। यहां मैंने नॉट इक्वल टू केस आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ओके बताना है आपको अभी। हाँ जी चलिए बताइए मेरे भाई, क्या आंसर आएगा? बोलो कहाँ से कहाँ जाना है? तो सर सिंपल है, आई से के जाना है, इसमें के इक्वल टू आई चाहिए। बेटा एलिमेंट सेम है, आई के आइदर और होगा। सिर्फ आपको ये देख लेना चाहिए कि अगर यहाँ पे दो साइन है, एक ग्रेटर देन का है
और एक इक्वल टू का है, इनको कंबाइन करने के बाद स्टेटमेंट में हम रन कर पा रहे हैं कि इनको कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्टेटमेंट में रन होना चाहिए। अगर रन हुआ तो 100% आइदर और होगा। क्लियर है? नहीं हुआ तो नाइदर नॉर हो जाए, क्योंकि ये भी गलत ये भी गलत। क्लियर है? आइदर और का रूल याद करो आप, जो मैंने आपको बताया था आइदर और का रूल। सबसे पहला ध्यान दो इधर, आइदर और रूल नंबर 1, पहले आइदर और दो कंडीशन में होता है, या तो दो साइन प्रेजेंट होना चाहिए या तो तीन साइन प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेटा यहाँ तो दो ही साइन प्रेजेंट है कंक्लूजन में, एक ग्रेटर देन दिया है एक इक्वल टू दिया है, एक ग्रेटर देन दिया है एक इक्वल टू दिया है। इसका मतलब है कि सर जब दो साइन प्रेजेंट होते हैं तब क्या रूल होता है, बता रहा हूँ। देखो, जब दो साइन प्रेजेंट यानी कि टू साइन आर प्रेजेंट, टू साइन आर, दो साइन में आइदर और क्या रूल होता है, रिवाइज कर लेना। पहला रूल, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, होने चाहिए। क्लियर है? दूसरा रूल क्या है बेटा? दूसरा रूल है सर, दूसरा रूल क्या है कि बोथ द गिवन कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होना चाहिए। मतलब ये पहला वाला भी गलत हो, मतलब सर ये पहला वाला भी गलत होना चाहिए, सेकंड वाला भी गलत, ऑफ कोर्स गलत होगा। आय से के जाना है, इधर देखो ये आय है ये के है बेटा, ये डबल साइन इक्वल टू डबल साइन इक्वल टू, मतलब चल रहा है डबल साइन, यानी कि सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है, सिंगल प्रायोरिटी है ही नहीं, मतलब सिंगल का ग्रेटर देन है ही नहीं यहाँ। सिंगल साइन मतलब सिर्फ सिंगल साइन, ग्रेटर देन ही चाहिए, इक्वल टू नहीं। तो यहाँ ग्रेटर देन सिर्फ सिंगल बार नहीं है, ये डबल बार लगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में लगा, तो ये सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी ही आंसर आएगा। यहाँ तो सिंगल साइन लगा इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो, आई से ए के तक जाते हैं तो डबल साइन इक्वल टू डबल साइन, मतलब आंसर बनेगा डबल साइन। आई से के तक जाते तक, यहाँ क्या दिया है, के इक्वल टू आई दिया है, मतलब यहाँ थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछ दिया है, आंसर आ रहा है सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो आंसर बनेगा ये वाला। आंसर कौन सा बनेगा बेटा? ये वाला बनेगा। पर यहाँ तो ये दिया इक्वल टू, इसलिए इंडिविजुअली क्या हो जाएगा मेरे लाल, गलत हो जाएगा। क्लियर है? ओके चलो, अब ये बताओ मुझे कि एलिमेंट सेम होना चाहिए और दोनों के दोनों कंक्लूजन जिसमें आइदर और लगाना है वो इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, वो इंडिविजुअली गलत होने चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए? गलत होने चाहिए। तो हम लिखेंगे कि कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए, इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए, इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए, फॉल्स। तीसरा क्या आएगा देखना, तीसरे में क्या लिखेंगे कि बोथ, इनको क्या करूंगा, दो साइन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दो साइन है तो दो साइन तो रहेंगे उसमें, और अगर दो साइन है तब टू साइन आर प्रेजेंट, दो साइन है तब क्या करेंगे, टू साइन आर प्रेजेंट में हमारा चौथा रूल क्या होगा बता रहा हूँ अभी। हमारा हमको देखना है कि दो साइन ही प्रेजेंट है ना, हाँ। और चौथा हमारा क्या होगा, कंबाइन बोथ द कंक्लूजन एंड रन इन द स्टेटमेंट, कंबाइन बोथ द कंक्लूजन, ये जो दोनों गलत है ना, कंबाइन बोथ द रॉन्ग कंक्लूजन या फॉल्स कंक्लूजन, कंबाइन बोथ द फॉल्स कंक्लूजन and run in the statement and run in the statement, स्टेटमेंट मतलब उन दोनों गलत कंक्लूजन जो है उनको कंबाइन कर लो। और उस कंबाइन करने के बाद देखो, यहाँ आई से आई ग्रेटर देन के है, क्या क्या देखना, इधर ध्यान देना मेरी बात, आई से ये के है बेटा, और यहाँ इक्वल टू है। अगर आप इन दोनों को इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये वाला जो कंबाइन रिजल्ट आया है ना, ये वाला जो कंबाइन रिजल्ट आया है इसको स्टेटमेंट में रन करो। हाँ सर, आई से के जाते तक यही वाला रिजल्ट यहाँ निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो गलत कंक्लूजन थे दोनों, उनको कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसको अगर स्टेटमेंट में रन करते हैं और हमारा आंसर यही वाला आ रहा है, इसका मतलब ये 100% आइदर और है। क्लियर है? अरे हाँ या ना, इसी का तो देखो, इसको स्प्लिट करोगे तो या तो बड़ा होगा तो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, इसका मतलब या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। क्लियर है? समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो ये 100% क्या है बेटा, आइदर और है। समझ में आया आपको? ओके, तो ये आइदर और है, मतलब आंसर कौन सा बनेगा, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2, तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। इसका आंसर कौन सा बनेगा, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्लियर है? इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन।
समझ में आया, मज़ा आया? अरे हाँ या ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलो ये बनाओ तो जरा आप लोग, थर्ड वाला बनाओ तो जरा। क्या बोलता है देखो बेटा थर्ड वाला, बेटा थर्ड वाला क्या बोलता है? बोल रहा है सर, बोल रहा है मुझे जाना है बेटा जी से वी। कहाँ जाना है मुझे? जी से वी जाना है। तो अब देखो इधर से गेट ओपन है इसलिए आप इधर से जाएंगे, हाँ जी के तरफ से जाएंगे वी के तरफ, तो मैं बड़े आराम से। और ये सेकंड कंक्लूजन क्या है? आई से मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? एस जाऊंगा, क्योंकि आई के तरफ से गेट ओपन है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ठीक है सर, समझ में तो आ गई हमको। हम जाएंगे आई से एस की तरफ। ओके चलो पहला देखते हैं, पहला कंक्लूजन देखते हैं, जी से वी। अब मुझे जी कहाँ है? देखो ये रहा जी, वी कहाँ है बेटा? ये है। तो सर जैसे मैं जी से वी जाने के लिए निकला, तो पहले ही देखो गेट बंद है। पहले ही क्या है? गेट बंद है। पहले ही क्या है बेटा? गेट बंद है। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है क्या? ये देखो ये जी से मैं जब जेड जाने के लिए निकला, तो सर ये तो पहले ही गेट बंद हो गया ना। हाँ इक्वल टू तो है, भले ही इक्वल टू किसी को ना रोके, पर अगर दो साइन है तो दोनों साइन से होकर ही मुझे, मतलब गुजर कर ही मुझे इधर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रेटर देन का साइन है ना, ये ये जी के तरफ से बंद है, मतलब ये जी के तरफ से गेट बंद है, तो जी के तरफ से जेड मैं नहीं आ सकता। और मैं जी की तरफ से अगर जेड नहीं आ सकता तो मैं एक्स नहीं पहुंच सकता, और एक्स नहीं पहुंच सकता तो वी नहीं पहुंच सकता। सिंपल सी बात है भाई। और वी के तक आने के लिए एक ही रास्ता है, ये जो वी है ना, यहां तक आने के लिए, ये वी के तक आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा है? वो एक्स से ही आना पड़ेगा, वो मुझे एक्स से गुजर के ही आना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि सर अगर आपको ये एक्स से वी आना, मतलब वी आना है, तो आपको आई से तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आई की तरफ से तो गेट बंद है। आई की तरफ से तो गेट बंद है, इसका मतलब आप आई से तो जा ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात, अगर आई से वी नहीं जा सकते तो आपको एक्स से ही आना पड़ेगा। और बेटा मैं एक्स तक ही नहीं जा सकता ना, क्यों? क्योंकि जी से मैं जेड ही नहीं जा सकता, तो मैं एक्स तक कैसे पहुंचूंगा? क्लियर है? इसका मतलब है बेटा ये गलत हो गया। अरे हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है नेक्स्ट, आई से एस जाना है, मतलब पहला गलत। अब मुझे आई से एस जाना है, तो चलो आई दिखाओ मुझे, आई कहाँ पे है? ये है सर आई, ये है बेटा आई। और कहाँ तक पहुँचना है? एस तक पहुँचना है सर, ये रहा मेरा एस। मुझे एक ही बात बता दो आप, क्या आप आई से निकल भी सकते हो क्या बाहर? नहीं सर, हम निकल ही नहीं सकते। हम ये आई से वी तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि आई से गेट क्या है बेटा? बंद है। अगर आई से ऐसा गेट ओपन होता तब हम आई से वी जा पाते, और आई से अगर वी चले भी जाते तो भैया ये वी से एक्स ही नहीं जा पाते ना, क्योंकि वी की तरफ से तो गेट बंद है, और वी की तरफ से गेट बंद है तो आप नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे इधर से इधर जा ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है आप कोई भी हाल में आई से एस तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वी से भी तो गेट बंद है, ऐसा वी से भी तो एक्स आप नहीं जा पाएंगे, वी से भी तो एक्स आप नहीं जा पाएंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अगर आप नहीं जा पाएंगे, अगर आप नहीं जा पाएंगे, इसी का मतलब है कि आप आई से एस नहीं पहुंच सकते। तो अगर नहीं पहुंच सकते तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? मतलब जी पहला भी गलत, पहला भी गलत और सेकंड भी गलत, मतलब दोनों गलत। अच्छा, क्या एलिमेंट सेम है क्या? आइदर और हो सकता है क्या? मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो आइदर और हो सकता है क्या? नहीं सर, वीजी और आईएस है, इसमें एलिमेंट सेम होने ही चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए बेटा ये आइदर और नहीं हो सकता। क्लियर? या तो कम से कम जी इक्वल टू आई देता, और ऐसा कुछ, मतलब यहाँ एस देता, यहाँ एस देता, और ये जी के लिए कुछ जी इक्वल टू आई दिखा देता, तो हम रखते कुछ तो भी। क्लियर है क्या? हाँ सर, तो ये आइदर और नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है? ओके, तो ये पहला भी गलत तो दूसरा भी गलत, तो ये 100% क्या हो जाएगा बेटा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ये आंसर बनेगा, ये आंसर बनेगा। ये वाला ऑप्शन कौन सा है? देखो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड का ये वाला आंसर है सर, डी आंसर। ये वाला आंसर कौन सा है मेरे लाल? ये है मेरा डी आंसर है सर। क्लियर है भाई? समझ में आया? 100% समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए। अरे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, अगर समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो क्या करना है? अब थोड़ा चेहरा मेरा काला दिख रहा होगा, आंखें नहीं दिख रही होगी,
बट अगर आपको 100% समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट भी करना है कि सर सच में समझ में आ रहा है, और इसके सामने का जो मैं लेक्चर लेके आऊँगा तो आपके कमेंट आएंगे कि सर सच में हमको पार्ट 5 भी चाहिए, पार्ट 6 भी चाहिए, पार्ट 7 भी चाहिए, और पूरा मेंस लेवल तक बना दो। मैं क्या कर रहा हूँ, आधा 1 घंटे का उसका मतलब आप जितना देख सकते हो ना, देखो मैं तो 5-5 6-6 घंटे भी बना दूँ, पर पहले मैं क्या करूँगा, सीरीज कंप्लीट करूँगा और फिर मैं इसका मैराथन लेके आऊँगा, ताकि आपने पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और फिर वो मैराथन में मैं कोई भी क्वेश्चन डालूं, मतलब अभी आप बेसिक मतलब एक एक लेवल चढ़ेंगे, इसलिए आपको ये पार्ट देखना जरूरी है, और आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया तो मैं कोई सा भी मैराथन लेके आऊँ इनइक्वालिटी का, आप 100% कितना भी टफ क्वेश्चन हो आराम से समझ भी पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे, तो आपको मजा आएगा उस मैराथन में। बट अगर मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो आप क्या करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, और आप कहीं भी जंप करोगे मैराथन में, जहाँ मैं एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझेगा फिर। क्लियर है? इसलिए मेरे लाल ऐसे ही मैं आपके बनाते चलूंगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपके कमेंट आना चाहिए कि पार्ट 5 हमको चाहिए ही चाहिए सर करके, और प्यारा सा कमेंट और एक लाइक। भैया गुरु दक्षिणा तो लगेगी ना? अरे हाँ या ना, बिना गुरु दक्षिणा के नहीं पढ़ना, पाप लगेगा बेटा, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच। यहाँ इस लेक्चर मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बेटा।